तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे आज की दुनिया से अलग है, उसे किसने डिस्कवर किया, कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, और हमने ये भी जाना कि किस किसने उस मिस्ट्री को सॉल्व करने पर काम किया और ये बताया कि वहाँ कैसे लोग रहते थे, क्या काम करते थे और उनका मेसोपोटामिया के साथ क्या लिंक था। उनकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाए। Okay. इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ घर बड़े थे, लेकिन पूरे शहर में एक काफ़ी बराबरी वाला सिस्टम था। हर घर के पास अपनी वाटर और ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी। इससे लगता है कि सोसाइटी में वेल्थ ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं थी, यानी सब लोग लगभग एक जैसी लाइफस्टाइल जीते थे। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से हमें अब तक कोई क्लियर सबूत नहीं मिला कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई सेंटर ऑफ पावर था या नहीं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती है कि वहाँ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जा रहे थे और इम्प्लीमेंट भी किए जा रहे थे। जैसे कि सिटीज़ का हाईली यूनिफॉर्म और वेल प्लान्ड ग्रिड पैटर्न दिखाता है कि शायद ये सब सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर किया गया था। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जैसे पॉटरी, सील्स, वेट्स और ब्रिक्स में भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखी गई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी मिली कि जो ब्यूरियल साइट्स में दफन लोग थे, उनके साथ जो सामान दिया गया था उसमें काफ़ी अंतर था। मतलब हर किसी को एक जैसा सामान नहीं दिया गया था, किसी को ज़्यादा मिला तो किसी को कम। ये भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ बताता है। इंडस वैली के लोग मेजरमेंट्स में भी काफ़ी आगे थे। उन्होंने लेंथ, वेट और टाइम को मेज़र करने के लिए एक एडवांस्ड सिस्टम डेवलप कर लिया था, जो अपने समय के हिसाब से बहुत प्रिसाइज था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स का कॉन्सेप्ट ले आए थे। मतलब हर जगह एक ही तरीके का स्केल और वज़न यूज़ हो रहा था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई थी लोथल, गुजरात में। वहाँ एक आइवरी स्केल मिला था जिसमें जो सबसे छोटी डिवीज़न थी वो सिर्फ 1.704 mm की थी। इससे पता चलता है कि लेंथ मेजरमेंट भी फिक्स यूनिट्स में होती थी और शायद ये आर्किटेक्चरल प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती होगी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की एक्सकेवेशन में स्टोन्स के छोटे छोटे क्यूब्स मिले हैं जो पॉलिश्ड और एक्यूरेटली कार्व्ड होते थे और जिन्हें चर्च स्टोन से बनाया गया था। ये एक हार्ड फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक होती है जो मेनली सिलिका से बनी होती है। ये क्यूब्स एक स्पेसिफिक वेट सिस्टम को फॉलो करते थे, जैसे कि 0.05 यूनिट, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 यूनिट्स ऐसे बढ़ता था और एक यूनिट का वज़न लगभग 28 ग्राम होता था। ये लगभग आज की ब्रिटिश आउंस के बराबर था। वो बाइनरी या डेसिमल रेशियो सिस्टम का यूज़ करते थे। इसका मतलब ये है कि उनका मेजरमेंट सिस्टम हाईली साइंटिफिक और स्टैंडर्डाइज था। वहाँ ब्रॉन्ज या वुड के तराजू भी पाए गए हैं जिनके साथ इन वेट्स का इस्तेमाल होता था। एक बैलेंस स्केल के एक तरफ गुड्स और दूसरी तरफ वेट स्टोन लगाया जाता था। इसका यूज़ बाजार में व्यापार के समय ज्वेलरी मेकिंग, ग्रेन्स बेचने या टैक्सेशन जैसे कामों के लिए किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक थे। एक्सकेवेशन में उनकी कई तरह की सील्स, पॉटरी, मिट्टी के टॉयज, मूर्तियाँ, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स और डेली यूज़ की चीज़ें मिली हैं। और कुछ फिगर्स में इतनी फाइन डिटेलिंग्स मिली हैं कि उन्हें देखकर हैरानी होती है, स्पेशली ब्रोंज और स्टेटाइट से बनी मूर्तियाँ। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में सील्स पर एक अजीब सा जानवर भी मिला है जिसकी बॉडी थोड़ी हॉर्स या बुल जैसी थी, लेकिन इसके माथे पर एक अकेला बड़ा सींग था।
इसीलिए स्कॉलर्स ने इसको यूनिकॉर्न सील का नाम दिया। पर अब तक पता नहीं चल पाया कि ये क्या था, कोई रियल एनिमल था या इमेजिनरी या फिर कोई रिलीजियस सिंबल। लेकिन हर एक्सकेवेशन साइट पे ये सील मिलती है। इंडस वैली की एक्सकेवेशन में कुछ बहुत ही रियलिस्टिक ह्यूमन स्टैचूज भी मिले हैं जो अपने टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस्ड है। इनमें सबसे मशहूर है मोहनजोदाड़ो से मिली एक छोटी सी ब्रॉन्ज की मूर्ति डांसिंग गर्ल। इसी तरह के दो और रियलिस्टिक ह्यूमन स्टैचूज हड़प्पा से मिले हैं, एक मेल डांसर की इनकम्प्लीट स्टैचू और दूसरा रेड जैस्पर से बना एक मेल टॉर्सो। अब तक एक्सकेवेशन में हजारों स्टेटाइट्स की सील्स मिल चुके हैं और इनका फिजिकल डिज़ाइन लगभग एक जैसा होता है। साइज में ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर होते हैं। इंडस स्क्रिप्ट के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिले हैं वो इन्हीं सील्स में छोटी छोटी लिखावट के फॉर्म में है। इन सील्स पर 2 से 3 साइन से लेकर 5 से 6 तक साइंस बने होते हैं। और एक दूसरा सील है जो काफ़ी फेमस है, जिसे हम पशुपति सील के नाम से जानते हैं। उसमें एक शख्स बिल्कुल योगा पोस्चर में बैठा है और उसके आसपास एनिमल्स बने हैं। काफ़ी स्कॉलर्स का मानना है कि ये इमेज लॉर्ड शिवा से मिलती जुलती है। इंडस सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला है उससे पता चलता है कि ट्रेड काफ़ी बड़ी एरिया में होता था, जैसे अफगानिस्तान, पर्शिया का कोस्टल एरिया, नॉर्थर्न और वेस्टर्न इंडिया और मेसोपोटामिया तक। हड़प्पा में जो लोग दफन हुए हैं उनके टीथ एनिमल के टेस्ट से पता चला कि कुछ लोग वहां दूर से माइग्रेट करके आए थे। साथ ही एंशियंट डीएनए स्टडीज में तुर्कमेनिस्तान और ईरान के ब्रॉन्ज एज के ग्रेवयार्ड से ऐसे लोग मिले हैं जो साउथ एशियन डिसेंट के थे, जो शायद इंडस वैली के लोग थे। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, उसके एक्सकेवेशन में कुछ स्केलेटन के दांतों पे खोज हुई थी। कुछ स्कल्स के दांतों में मैन्युअली बनाए हुए छोटे होल्स मिले, जिसे देखकर लगता है कि दांत के दर्द या इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ड्रिलिंग की गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि मेहरगढ़ के लोग प्रिमिटिव डेंटल सर्जरी करते थे, जो पूरी दुनिया की सबसे पुरानी डेंटिस्ट्री मानी जाती है। इंडस वैली के लोग दुनिया के पहले लोग थे जो कॉम्प्लेक्स मल्टी क्रॉपिंग करते थे, यानी एक ही साल में समर क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स दोनों उगाते थे। इसका मतलब अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग वाटरिंग सिस्टम यूज करते थे। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, फीड रिमेन्स और एक्सकेवेशन रिपोर्ट के हिसाब से मेहरगढ़ से लेकर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और राखीगिरी तक सब जगह जौ के सबसे ज़्यादा सबूत मिले हैं। 90% तक कल्टीवेटेड क्रॉप्स में जौ ही था। जौ तब का हार्डी क्रॉप था जो कम पानी में भी उग जाता था, इसीलिए मॉनसून के भरोसे रहने वाले लोगों के लिए एकदम परफेक्ट था। इससे रोटी, लड्डू, बियर टाइप फर्मेंटेड ड्रिंक्स भी बनाई जाती थी। इसका मतलब ज़्यादातर जौ को ही खाने के लिए यूज में लेते थे और उसके मुकाबले मीट का कंजप्शन बहुत कम था। इंडस वैली में बोले जाने वाली भाषा अभी तक अननोन है। हड़प्पन स्क्रिप्ट अब तक डिकोड नहीं हो पाई है और असल में ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये एक लिखने का सिस्टम था या नहीं। इसीलिए ये भाषा अभी तक अननोन है, क्योंकि इस भाषा के रीडेबल कंटेम्प्रेरी सोर्स नहीं मिले हैं। इसके बारे में जो भी आइडियाज हैं वो पॉसिबल लॉन वर्ड्स, वैदिक संस्कृत के सबस्ट्रेटम और सुमेरियन कनिफॉर्म के कुछ शब्दों के बेसिस पर है। 400 से लेकर 600 तक अलग अलग इंडस सिंबल्स अब तक स्टाम्प सील्स, छोटी टैबलेट्स, सेरामिक पॉट्स और दूसरे लगभग 1 डजन मीडियम्स पर मिले हैं। इनमें एक साइन बोर्ड भी था जो कि कभी धोलावीरा की इनर सीटाडेल के गेट पर लगा था और उस पर 10 सिंबल्स बने थे। टिपिकल इंडस इंस्क्रिप्शंस लगभग 5 कैरेक्टर लंबे होते हैं और ज़्यादातर बहुत छोटे होते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट पर सबसे लंबी लिखाई एक कॉपर प्लेट पर मिली थी जिसमें 34 सिंबल्स थे।
अब एक लड़की होने के नाते मेरा सवाल यही होगा कि वहाँ महिला और पुरुष को एक समान माना जाता था या नहीं। तो कई स्कॉलर्स कहते हैं वहाँ एक्सकेवेशन में जब मेल और फीमेल दोनों की कब्रें मिली तो देखा गया कि दोनों को एक जैसा सामान मिला है, जैसे पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, टूल्स और बीड्स। कोई भेदभाव नहीं दिखाई दिया जैसे बाकी सभ्यताओं जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया में मिलता है। इससे आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि सामाजिक स्तर पर मेल और फीमेल में ज़्यादा फर्क नहीं था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और राखीगिरी से काफ़ी सारी फीमेल मूर्तियाँ मिली हैं। कुछ लोग मानते हैं ये गॉडेस की तरह पूजी जाती थी और औरतों को रिलीजियस स्टेटस भी दिया जाता था। मोहनजोदाड़ो से मिली एक ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल स्टैचू बताती है कि औरतें कला और सोसाइटी में अपनी पहचान बनाती थी। उनका पब्लिक परफॉर्मेंस करना या कला में हिस्सा लेना एक नॉर्मल चीज़ थी। इससे पता चलता है कि औरतें सिर्फ घर तक सीमित नहीं थीं। बट अगेन एज ए गर्ल यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर ये सिर्फ डांसिंग डॉल्स, कब्र में दफनाने पर दिए गए सामान की इक्वालिटी और गॉडेस की मूर्तियाँ देखकर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वहाँ महिलाओं को फ्रीडम था, तो फिर हमारे देश से ज़्यादा फ्रीडम तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि किसे पता वो फीमेल मूर्तियाँ गॉडेस थी या सिर्फ टॉयज, या डांसिंग गर्ल एक परफॉर्मर थी या एलाइड या बस एक सर्वेंट। और ग्रेव गुड्स से शायद बस कस्टम का हिस्सा भी तो हो सकते हैं, हु नोज़। मोहनजोदाड़ो में मिले 37 स्केलेटन्स में रेडिएशन हाई लेवल में पाया गया था और ऋग्वेदा के कुछ श्लोकों में मिलती युद्ध और परमाणु हमले की बात को जोड़कर ये कहा गया था कि आर्यंस, जो एक इंडो यूरोपियन जाति थी, उसने इन पर हमला किया होगा। पर बाद में इस थ्योरी को भी नकार दिया गया था क्योंकि वहाँ युद्ध का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है और ना ही इंडस सिविलाइजेशन में कोई सेना या हथियारों का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले स्केलेटन्स पे इंजरी मार्क्स और डिजीज जैसे लेप्रोजी और टीबी के सबूत मिले हैं। ये दिखाता है कि सोसाइटी अनस्टेबल होने लगी थी और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पतन के पीछे जो पॉसिबल रीजंस बताए गए हैं उनमें सबसे बड़ा था चेंजेस इन फ्लो ऑफ रिवर्स और क्लाइमेट चेंज। ये चेंजेस सिर्फ इंडस एरिया तक सीमित नहीं था बल्कि उस समय के मिडिल ईस्ट के इलाकों में भी इसके संकेत मिले हैं। 2016 तक कई स्कॉलर्स का मानना था कि सूखा पड़ना और इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट भी इस सभ्यता के विनाश का कारण बनी। घाघर हाकरा नदी प्रणाली मुख्यतः बारिश पर आधारित थी और पानी की अवेलेबिलिटी मॉनसून पर निर्भर करती थी। लेकिन लगभग 1800 BC के बाद से इंडस एरिया का क्लाइमेट धीरे धीरे ठंडा और सूखा होता चला गया। उस समय भारत का मानसून भी कमज़ोर होने लगा था, जिसकी वजह से घाघर हाकरा ने अपना फ्लो हिमालय की पहाड़ियों की तरफ सीमित कर लिया और बारिश से होने वाली बाढ़ कम होने लगी। इस सूखे की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी इतनी कम हो गई कि वहाँ के एग्रीकल्चर ट्रेडिशन का टिके रहना मुश्किल हो गया और लोग धीरे धीरे ईस्ट की तरफ गंगा के मैदानों की ओर माइग्रेट करने लगे। इंडस वैली के लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन सिस्टम कभी विकसित नहीं की थी, बल्कि वे मानसून पे आश्रित रहकर बरसाती बाढ़ पर अपनी खेती चलाते थे। लेकिन जब मानसून दक्षिण की तरफ खिसक गया और बाढ़ अनियमित और कम होने लगी तो वहाँ की खेती असंभव हो गई। लोग छोटी बस्तियों और ग्राम समुदायों में बस गए, लेकिन इन छोटी बस्तियों का उत्पादन इतना कम था कि बड़ा व्यापार संभव नहीं था और धीरे धीरे शहरों का पतन हो गया। पहले विद्वानों का मानना था कि हड़प्पन सभ्यता के पतन के बाद भारत में शहरी जीवन बिल्कुल ठप हो गया था, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसके कई तत्व बाद की संस्कृतियों में भी देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।